नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपीटेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में हम यूपीटेट पर्यावरण अध्ययन में साइंस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम टॉप 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में रखे हुए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को जिसका संकलन हमने इस क्लास में किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और दूध से दही का निर्माण होता है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। किसकी? जब भी बात की जाएगी द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सॉरी लाइफ नहीं है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमने बताया कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है किसकी? चार्ल्स डार्विन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन की। इंसुलिन क्या होते हैं? इंसुलिन प्रोटीन होते हैं। आपको याद रखना है। एफ सेंगर 1953 ने सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करके सफल हुए हैं। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन की। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी यूपीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, यानी जल में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी व सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। तो यहाँ पे बात हो रही है विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? यानी यहां पे बात की जा रही है एनीमिया इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो अरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है। एनीमिया इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूबॉर्न बेबी।
एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 बोन्स लगभग होती हैं एक नवजात शिशु में। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए न्यू बॉर्न बेबी? एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि यूपीटेट ईवीएस वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? द रेड कलर टोमेटो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा डिजीज इज काज्ड बाय ड्यू टू वायरस। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण होने वाला रोग है। किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है, इसको आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स मेड इन आवर बॉडी? कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा भाग में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहे हैं हम। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन। प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन हमारे शरीर में, स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। टाइलिन एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे यूपीटेट का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। फीमर जांघ की हड्डी होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रीइस्टेब्लिश्ड इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या 20 होती है। मनुष्य में टोटल, एडल्ट में जो वयस्क मनुष्य होते हैं, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। कितना होती है? 32 होती है, जिसमें से जो 20 दांत होते हैं यह जीवन में 2 बार निकलते हैं।
यानी एक बार टूटते हैं, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं, तो यह पुनः जो है निकल आते हैं, उसी स्थान पर नया दांत निकल आता है। जबकि 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार निकलते हैं, यह अगर टूट जाते हैं तो दोबारा वहाँ पे दांत नहीं निकलते हैं। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या होती है 20। What is the total number of teeth can be re-established in human body? तो ह्यूमन बॉडी में री-इस्टेब्लिश होने वाले दांतों की कुल संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांत टूट जाते हैं, टूटने के बाद पर वहाँ पर अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो री-इस्टेब्लिश्ड होने वाले दांतों की कुल संख्या 20 होती है मनुष्य में, जबकि 12 दांत परमानेंट दांत होते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धात कौन सी है? अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड? ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। आयरन। रक्त में पाए जाने वाली धात कौन सी है? आयरन यानी लोहा। Fe, लोहा रक्त में पाए जाने वाली धातु है। कौन सा? आयरन, जिसे लोहा कहते हैं, यह रक्त में पाई जाने वाली धातु है। आयरन मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किसमें बदल जाता है? एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाती है? प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन की जो इकाई होती है वह एमिनो एसिड होती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह भी चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। किसके कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ईबीएस यूपी टेट ईबीएस के अंतर्गत साइंस चैप्टर के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। कौन सी ग्रंथि है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो
मानव शरीर में उपस्थित पीयूष ग्रंथि को, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? कहाँ पे होती है? मस्तिष्क यानी ब्रेन में। कहाँ पे होती है? ब्रेन में होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पे स्थित होती है? ब्रेन में स्थित होती है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। विच इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? कहाँ पे उपस्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में उपस्थित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैरट यानी गाजर विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। आपको ध्यान रखना है, कैरट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? गाजर सबसे समृद्ध स्रोत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। पीएच के बारे में हम आपको बताते चलें, यदि पीएच 7 है तो उदासीन होगा, यदि 7 से उसकी संख्या कम है तो वह अम्लीय होगा, अगर 7 से एबव है यानी ऊपर है तो वह क्षारीय होगा। यहाँ पे बात की जा रही है विच इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की बात की जा रही है, ना कि बॉडी की। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? विच इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? हमने आपको बताया है कि थायराइड ग्रंथि ही मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। आपको हम बता चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर। इनको तो आपको भूलना नहीं है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी फ्लावर के अध्ययन को कहा जाता है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 को देख लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। इसको हमने आपको बताया ही। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बात करते हैं गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है। गुणसूत्र, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल संख्या जो गुणसूत्र की होती है 46 होती है। यानी इसमें जोड़े में बात की जाए, पेयर में बात की जाए तो 23 पेयर गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितना? 23 पेयर, यानी
टोटल संख्या इसकी की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है व्हाट इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है। तो गुणसूत्र में डीएनए एंड प्रोटीन क्या उपस्थित होता है, डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, उसी प्रकार से पौधों के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केल। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वह 8 होती है। कितनी होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 8, यानी 8 हड्डियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। मानव शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे किसी की किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है ब्लड को शुद्ध करने के लिए। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं का यानी WBCs का कार्य जो होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं WBC, यानी बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी। क्या करती हैं, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, यानी WBC हमारे शरीर में क्या सैनिक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, सैनिक का काम करती हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और आने वाले अनवांटेड जो भी रोग होते हैं उससे हमें सुरक्षा करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी बूस्ट इम्यूनिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। हम बताते चलें कि हम आपको बता रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीटेट EVS वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा यूपीटेट अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 31 की, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए यानी विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार है वह सेरिबेलम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि शराबियों का जब वो शराब पी लेते हैं तो वह उनका सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित हो जाता है और वह लहराने लगते हैं, इधर उधर करने झूमने लगते हैं, यानी उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। आप भी देखे होंगे शराबियों को शराब पीने के बाद वह जो है उनकी बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है, यानी सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित होता है जिससे वे जो है अपना संतुलन खो देते हैं। तो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, तो सेरिबेलम भाग जिम्मेदार है। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 32 की, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं,
यानी हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। तो मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। इसको भी आपको भूलना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह ओ, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह ओ है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वह किसी को भी रक्तदान कर सकता है, चाहे वह जिस ग्रुप का, चाहे जो भी ग्रुप हो लेने वाले का। किस रक्त समूह को सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है? सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है रक्त समूह ओ को, जबकि सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। गाय का दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन एलिमेंट द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो, यानी गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 35। कुनैन नामक औषधि का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? बात कर रहे हैं क्विनोन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। कुनैन नामक औषधि का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इसका सही आंसर होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 के। कौन सा हार्मोन हृदय की गति को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट्स आवर हार्ट रेट। कौन सा होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आपको भूलना नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट्स आवर हार्ट रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगला 38 प्रश्न संख्या 38 की। मानव शरीर में पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? विच इज द पिनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। पिनियल ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होती है? ब्रेन में, यानी मस्तिष्क में पिनियल ग्लैंड उपस्थित होती है। मस्तिष्क यानी ब्रेन में पिनियल ग्रंथि पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी व्हाट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। आइरिस, आइरिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आइरिस आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यानी व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक साइंस एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने के लिए कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। डीएनए आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 की। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? बात की जा रही है न्यूरॉन की। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तंत्रिका तंत्र इसका सही आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन किसका भाग है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हमने आपको बताया है कि सामान्य मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनको पेयर में अगर बात करें तो 23 पेयर यानी 23 पेयर। अगर संख्या में बात करें तो 46। इनकी संख्या कितनी होती है? सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इनको अगर हम पेयर में कहें तो 23 पेयर सही आंसर होगा। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? यानी मिक्स ग्लैंड की बात यहाँ पे की जा रही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स यानी मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियाज है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की भी बात की जाए तो अग्नाशय ही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स हार्मोन? कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अधवृक्की ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड यानी अधवृक्क ग्रंथि मानव शरीर की सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 की। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन, कौन सा होगा? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? यह भी प्रश्न बहुत ही प्रचलन में है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज द ग्वाइटर डिजीज? कौन सा? ग्वाइटर डिजीज यानी घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? आयोडीन इसका सही आंसर होगा। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी तक हमने आपको बताया मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि थायराइड है। अब हम बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर ध्यान देने
योग्य बातें हैं कि यहाँ पे अंतःस्रावी शब्द नहीं लगा है। यहाँ पर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात जब की जाएगी तो यकृत इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है तो यहाँ लीवर सही आंसर होगा, यानी यकृत इसका सही आंसर होगा। जब यहाँ पे पूछ लिया जाता कि अंतःस्रावी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है तो यहाँ पे आंसर बदल जाता, वहाँ पे थायराइड होता। लेकिन यहाँ पे अंतःस्रावी ना पूछ के पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो यहाँ पे यकृत इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टीनर इसका सही आंसर होगा। शायद यह यूपीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज द मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी बीपी को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, यानी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, जो इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 की बात कर लेते हैं। पीलिया कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।